प्रधानमंत्री रेवड़ियों को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं और ऐसे में प्रेम शुक्ला जी ये सवाल तमाम विपक्ष पूछ रहा है कि आप कहते हैं तो आप लाभार्थी कह देते हैं फ्री राशन देते हुए, आप कहते हैं कि आप जन कल्याण के लिए ये योजनाएं चला रहे हैं, तमाम अन्य पार्टियां कहती हैं तो आप इसको रेवड़ी कह देते हैं। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि बावजूद इसके कि आप लोग बताते हैं कि सरकारी एक्सचेकर पर इतना बोझ पड़ता है, लेकिन आप लोग भी वही कर, अब हर पार्टी वही कर रही है। चाहे छत्तीसगढ़ में ही आप अपना मैनिफेस्टो देख लीजिए, वहां पर भी 500 रुपए में सिलेंडर की बात हो रही है, सब्सिडी की बात हो रही है। जी जी देखिए, जिसको आवश्यकता भूख है को रोटी देना रेवड़ी नहीं है, लेकिन जो अराइव्ड क्लास है, अब अराइव्ड क्लास को गैस में सब्सिडी देना रेवड़ी है, अराइव्ड क्लास को जो है आप मोबाइल बांटेंगे रेवड़ी है। आज एक व्यक्ति जिसके पास आवास की व्यवस्था नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, ये 1947 में स्वतंत्रता के तत्काल बाद देने का वादा था, आप 4-5 दशकों तक नहीं दे पाए। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अगर किसी को आवास मिल रहा है तो बुनियादी सुविधा है, उसको बिजली मिलना बुनियादी सुविधा है, उसको शौचालय मिलना बुनियादी सुविधा है, उसको धुएं से मुक्ति उसकी बुनियादी सुविधा है। तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बुनियादी सुविधाओं से युक्त योजनाएं हैं, लेकिन कुछ लोग मुफ्त की योजनाएं इस आधार पर चलाते हैं कि वो वादा तो करते। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में 2004 के चुनाव में वादा कर दिया कांग्रेस ने कि हम मुफ्त की बिजली देंगे, बाद में बिजली देना ही बंद कर दिया, लोड शेडिंग शुरू हो गई। और तो और 2099 में जब ये चुनाव लड़े महाराष्ट्र की, मैं आपको फिर एक बार घटना बताता हूं, उन्होंने कहा कि हम मुंबई के जितने भी 2000 तक के मकान हैं उनको जो है हम वो दे देंगे, उनको मुफ्त का फ्लैट दे देंगे। बाद में कहा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अभी यहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा कि हम जो है किसानों का अगर कर्ज नहीं माफ किया तो हम 10 दिन में सरकार मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसानों का कर्ज माफी नहीं हुई। राजस्थान में ये विधानसभा में स्वीकार करते हैं कि 19,000 से अधिक लोगों किसानों के खेत जो है जब्त कर लिए गए। एक तरफ आप जो है वादा कर देते हैं चुनाव में, बाद में उसको पूरा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को आधार देते हुए अगर आवास देती है, बिजली देती है, पानी देती है, सड़क देती है, तो मुझे लगता है तो सशक्तिकरण है, ये तो आवश्यक है। ये तो बिजली तो यहाँ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी दे रही है, वो कैसे रेवड़ी हो गई? नहीं, मुफ्त की बिजली, देखिए एक किसी के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, उसको सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त की बिजली पहुंच गई, तो उसका ये अधिकार है कि उसके यहाँ बिजली अंधकार में उसका जीवन बीत गया, उसको सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंच गई। लेकिन अब जो गरीब है ना अमीर है, सबको हम बिजली दे देंगे। अब उसको जो है आम आदमी पार्टी ने 2022 में उसको कहा कि हम इसको फिर से जो है समीक्षा करेंगे कि किसको बिजली देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, फॉर्म भरवाना शुरू किया। पहले तो आपने इकट्ठे दे दिया सबको। आलोक शर्मा जी जो है उस चीज के लिए वह व्यक्ति, उसके लिए आवश्यकता है कि नहीं, इसकी जो है निश्चित तौर पर रेखांकन आवश्यक है। ठीक है आलोक शर्मा जी, अब कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं है, अब एक होड़ मची हुई है कौन कितना दे सकता है, और उसका फायदा अब कर्नाटक में भी आप लोगों ने इस तरह की कई योजनाओं का जिक्र किया और वहां पर आपको फायदा मिला, कई राज्यों में मिला। अब इसको किस तरह से दे, मतलब अब यही एक प्रथा बन गई है भारत की राजनीति में। अभी अब सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कितना फ्री कौन सी पार्टी ऐलान कर देती है, फिर बाद में लेकिन संभालना मुश्किल हो जाता है। हिमाचल और कर्नाटक दोनों का एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप इसकी बात की तुलना करें कि एक्सपीरियंस कैसा है, तो गुजरात के अंदर अगर वहां पर इस तरह की सर्विसेज नहीं थी, उसके बावजूद 9,000 करोड़ का कर्जा 4.5 लाख करोड़ पर पहुंच गया। वहां तो रेवड़ी नहीं थी। हम तो कह रहे हैं कि रेवड़ी का रेखांकन शब्द जो प्रेम शुक्ला जी ने अभी इस्तेमाल किया, तो रेखांकन कौन करेगा? केंद्र सरकार रेखांकन नहीं कर पा रही है। रेखांकन करने के लिए रेवड़ी कल्चर या रेवड़ी की डेफिनेशन के लिए, फ्रीबीज की डेफिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहां पर भी केंद्र सरकार अपना कोई जवाब नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज का जो माहौल है, आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से लोगों के रोजगार घटे हैं, जिस तरह से कोरोना काल के बाद पूरी तरह से अर्थव्यवस्था की दिक्कत आई है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है कि एक वेलफेयर स्टेट है, उसके तहत तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और इसमें बीजेपी बार बार जो बात करती है, मोदी जी का मुझे याद है 2017 में जनवरी में, और अगर डेट भी मुझे याद हो तो शायद 14 जनवरी थी,
उत्तर प्रदेश का चुनाव था सर पर, और उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, और 2014 का भी वक्तव्य है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मतलब आप अगर घोषणा करें तब तो वो बहुत अच्छा है, और अगर दूसरा कोई घोषणा करे तो वो गलत है। मध्य प्रदेश में केवल एक योजना के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, और उसका नाम है लाडली बहना। लाडली बहना में क्या है, 1250 रुपए हम प्रति अकाउंट में देंगे, और वो उसमें कहीं पर गरीब और अमीर का नहीं है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, रसोई की बिल्कुल जो हालत है वो बिगड़ी हुई है, लेकिन वो किसकी वजह से बिगड़ी हुई है वो भी आप देख लीजिए। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लिए अलग कानून सोचती है, और दूसरा कोई करे तो अलग कानून सोचती है। अगर वहां पर होली और दिवाली पर 2 गैस के सिलेंडर फ्री अमित शाह जी अनाउंस करें तो वो बहुत अच्छा है, और 1 बाटला फ्री मिलेगा दिवाली के ऊपर गुजरात में अनाउंस हो, गुजरात जैसे अग्रणी राज्य में। मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से फंसी हुई है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है वो न तो खुद कुछ कर पा रही है। 2000 रुपए किसान निधि के नाम पर किसानों के अकाउंट में डलते हैं, लेकिन 4000 रुपए उनकी जेब से बाहर निकाल लिए जाते हैं। बीजेपी शांति से इन फ्रीबीज पर एक व्हाइट पेपर लेकर आए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर, लेकिन संजय जी एक तो ये डेटा क्या कहता है, और इधर वाकई लाडली योजना पर जैसे पूरी ताकत शिवराज सिंह चौहान ने झोंक दी है। वो 1250 का तो दम भर ही रहे हैं, उसको फिर कह रहे हैं कि मैं 1500 करूंगा, 2000 करूंगा। यहाँ गहलोत साहब को देखिए तो वो अपनी योजनाओं को आगे कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि यही नैया पार लगा देगी, और दोनों जगह इनकम्बेंट गवर्नमेंट है। देखिए अंजना जी, ये डेटा क्या कहता है, मुझे लगता है कई बार ऐसा परसेप्शन बनने लगता है कि इन स्कीम्स का फायदा सिर्फ बीजेपी सरकार को मिलती है, या बीजेपी पार्टी ही इन स्कीम्स का फायदा उठाती है। आंकड़े अलग अलग राज्यों के पेश किए, गुजरात भी था, बंगाल भी है, नेशनल इलेक्शन स्टडी 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके भी आंकड़े अपने पेश किए, और आंकड़े ये बता रहे हैं कि जिस भी राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, आमूमन उस पार्टी को तमाम स्कीम्स का फायदा मिलता है। तमाम राज्यों में, अब बंगाल में आपने देखा, अगर 2 स्कीम्स को छोड़ दें जिसकी चर्चा केंद्र सरकार के द्वारा ज्यादा होती है, और वो केंद्र सरकार की स्कीम है, मैं उज्ज्वला स्कीम और आयुष्मान योजना की बात कर रहा हूं। इन 2 स्कीम्स के जो लाभार्थी हैं उनका वोट तो आपको बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन ऐसे तमाम राज्यों के स्कीम थे, राज्य सरकार की स्कीम, जिसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिलता है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि सिर्फ बीजेपी को इन स्कीम्स का फायदा नहीं होता, या सिर्फ आम आदमी पार्टी इस स्कीम्स का फायदा नहीं उठाती। दिल्ली की जब चर्चा होती है, आम आदमी पार्टी की जब चर्चा होती है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी तो चुनाव कैसे जीत रही है, ये तो सिर्फ फ्रीबीज पे जीत रही है। आम आदमी पार्टी को भी फायदा होता है, तृणमूल कांग्रेस को भी फायदा होता है, बीजेपी को भी फायदा है, और कांग्रेस को भी फायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है आंकड़ों का लबोलुबाब निचोड़ जो है यही है कि जिस पार्टी की सरकार है उसको जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी के लिए अगर आप ये विधानसभा, जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उनको अगर मैं गौर से देखता हूं तो मुझे लगता है पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, स्कीम्स चुनाव लड़ रही हैं। एक कहता है 400 रुपए, तो कहता है मैं और बढ़ा के दूंगा। तो सारे स्कीम्स के बीच में होड़ मची हुई है। पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही, उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे, लग रहा है सारे स्कीम सब मैदान में अपनी अपनी दावे ठोकने के लिए तैयार खड़े हैं। ये अच्छा है या गलत है अग्निहोत्री जी? क्योंकि ये किस दिशा में राजनीति को ले जा रहा है कि तुमने इतने में दिया हम इतने में देंगे, तुमने इतना पहुंचाया हम इतना पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक सीमा तक तो ठीक है अगर आप सशक्तिकरण कर रहे हैं और उन क्षेत्रों को एड्रेस कर रहे हैं जहां उजाला नहीं पहुंचा है, लेकिन जब इसकी अति हो जाती है तो फिर वही समस्या आ जाती है कि फिर तो अभी ये अति हुई है या नहीं हुई है, मैं ये पूछ रही हूँ आपकी नजर में। राज्यों की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश सरकार पर कितना कर्जा है, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है। राजस्थान पर कितना कर्जा है, पंजाब पर कितना कर्जा है, पता लग जाएगा अति है कि नहीं अति है। ये आंकड़े बता देंगे कि राज्यों पर कितना कर्जा है। भारत सरकार पर 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। तो अब लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस पर कहना चाहूंगा जो आंकड़े आपको बता रहे हैं, देखिए जिस पर जनता को भरोसा होता है, क्रेडिबिलिटी इसकी, या ये पार्टी वादा कर रही है या ये नेता वादा कर रहा है तो ये पूरा होगा। जैसे केंद्र में आप 2019 के चुनाव में 2 वादे हुए थे। एक वादा हुआ था कांग्रेस सरकार ने न्याय योजना का किया था, और किसान सम्मान निधि का वादा किया था बीजेपी ने। लोगों को भरोसा बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हुआ और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, न्याय योजना का फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। जबकि थोड़ा पीछे जाइए तो 2009 में लोन माफी जो किया था कांग्रेस ने, मनरेगा दोनों लोन माफी और मनरेगा का फायदा कांग्रेस को मिला था, क्योंकि उस वक्त क्रेडिबिलिटी केंद्र सरकार में कांग्रेस की थी। राज्यों में जो पार्टी सत्ता में होती है तो लोगों को लगता है कि ये पार्टी सत्ता में है, ये हमको दे रही है, आगे भी देगी, तो उसको फायदा मिलता है। अगर
सामने वाली पार्टी उससे ज्यादा देने का वादा कर दे, जो कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था और कर्नाटक में कांग्रेस ने किया। हाँ, और कर्नाटक में कांग्रेस ने किया। तो ऐसे में ये चीजें इसलिए बदलती हैं। कर्नाटक में सत्ता में बीजेपी थी, उसने बहुत घोषणाएं की, लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा कर दिया तो लोगों को लगा चलो इसको देखें। तो मुझे लगता है कि चुनावों में एक कोई सेट फार्मूला नहीं है कि खाली सत्ताधारी को ही फायदा होगा, या जिसके पर लोगों को भरोसा होगा, जिस पार्टी पर, जिस नेता पर, कि इसकी फ्री, ये हमको जो वादा कर रहे हैं पूरा करेंगे, उसको लाभ होता है। मुझे ऐसा लगता है इस मामले में। और ये बात सही कही संजय जी ने कि 5 राज्यों में पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, खासकर इन 3 राज्यों में जो हम, और तेलंगाना में भी अब चंद्रशेखर राव लगातार कई घोषणाएं कर चुके हैं, कांग्रेस भी कर रही है। 4 राज्यों में तो कम से कम योजनाएं, स्कीम और फ्रीबीज की जो वादे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं।